Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने लगेंगे इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये छोटी सी डिस्कशन है, इंशाल्लाह जल्दी से मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कल हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। थर्मोकेमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है, इसमें जो फर्स्ट कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी बेसिकली और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, वो था कि क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और इसके अलावा स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो बहरहाल जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा था वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो इससे कुछ आगे है और वो ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम इसका जिक्र करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके पास कुछ एनर्जी है, आप इसको शो कर लें ई से, तो एनर्जी बराबर होती है, आप इसको बोलेंगे फिलहाल टोटल इंटरनल एनर्जी। इसको डिफरेंट सिंबल से शो किया जा सकता है, तो बहरहाल हम शो कर रहे हैं ई से, टोटल इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, तो देखो भाई, एक इसमें एक अहम बात यह है कि आपके पास यकीनन आपको पता है कि दो किस्म की एनर्जी का नाम तो सबको ही पता है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस वक्त उसमें जो एनर्जी है वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये बड़ी आसान सी बात है, यह चीज या मार्कर इस वक्त रेस्ट में है, अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, ठीक है, तो इसके पास ये पोटेंशियल, ये सलाहियत है कि ये मूव कर सके। तो वो क्यों करेगा? क्योंकि इसमें एनर्जी है। देखो, अगर ये यहीं रह जाए, हरकत ही ना करे, या ये थोड़ा सा मार्कर की एग्जांपल इतनी समझ में नहीं भी आती, तो आप समझ लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, उस बॉडी में जाहिर सी बात है एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री के एतबार समझ लेते हैं, तो क्या होगा, उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं। वो बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं? हरकत नहीं कर रहे, या एटम्स को वो बांधे हुए हैं, बट वो एक फोर्स जरूर है। तो बहरहाल कोई भी बॉडी आपको कैसे भी नजर आ रही है, उसमें एक एनर्जी है, अगर वो पोजीशन में भी है, यानी अपनी जगह पे खड़ी है। लेकिन जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे मूव करेगा, क्योंकि इसके पास ये सलाहियत है मूव करने की, और वो सलाहियत कहला रही है पोटेंशियल एनर्जी। अब कहते हैं ना भाई, उस बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, इस बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, और भागेगा तो पता चलेगा ना क्या पोटेंशियल है। तो बात ये है कि हाँ वो भाग सकता है, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि हाँ वो हार्ड वर्किंग है, वो काम कर सकता है, बेशक बैठा हुआ है, पर उसके पास एनर्जी की मिकदार है। ठीक है, तो बात यह है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर आप तस्वर करेंगे, वो कोई भी शय हो, और उस शय में मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि ये दो एटम्स हैं और इन एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह पर है, एटम भी समझ लीजिए कहीं नहीं जा रहे, अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन ये बॉन्ड एक फोर्स है, एक ताकत है जो कि चेंज ला सकती है, तब्दील कर सकती है वगैरह। इसके बारे में मजीद बहस आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। आगे चलते हैं। जो दूसरी अहम एनर्जी है, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी मूव करने लगी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, और हम बोलेंगे कि ये वो एनर्जी है जो मूव करवा रही है, जो हरकत करवा रही है। तो बहरहाल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम सम कर लें, प्लस कर लें, तो हमारे पास क्या हासिल होगा? उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी। ये आपने दिमाग में रखेंगे। थोड़ा सा किताब ने पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को एलैबोरेट किया है, समझाने की कोशिश की है, तो हम भी उसको समझते हैं। देखो भाई, सपोज कर लो कि आपके पास, जैसे मैंने भी कहा, ये एटम्स हैं। अब एटम के दरमियान क्या है? बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स कई तरह के हो सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। आमतौर पर जब हम जिक्र करते हैं इंट्रा का, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर, सपोज कीजिए ये हमारे पास H2O है, ये आपके पास एक क्या बन गया? ये आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल में जो ये है और ये है बॉन्ड्स, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इंट्रा। ठीक है, तो बात ये है कि ये बॉन्ड हो सकते हैं कोवेलेंट, ये हो सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ज्यादातर ये तस्वर लेते हैं, बाकी आप आयनिक बॉन्ड भी तस्वर कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। अब दूसरी जो आपके पास बॉन्ड्स की किस्म आती है, वो जैसे मैंने यहाँ इंट्रा लिखा है,
तो मैं यहां लिख सकता हूं इंटर। इंटर का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल बनाया है ना, हम एक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं। तो देखो भाई, ये हमारे पास सपोज कीजिए मॉलिक्यूल, एक और वाटर ले लो HOH या CH3 अल्कोहल ले लो, तो अब आपके पास ये एक और मॉलिक्यूल बन गया। अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जैसे कि आप पढ़ते हो, कई किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल या उल्टा कह लें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। नॉन पोलर के दरमियान मिसाल के तौर पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल सिंपल सी बल्कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, डिफरेंट किस्म की फोर्सेज हैं जो आपने अपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। ये सारी फोर्सेज आमतौर पे वंडर वॉल फोर्सेज भी कहलाती हैं, वीक होती हैं। तो ये वीक फोर्सेज हों या स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हों, ये सारी फोर्सेज को अगर हम या उनकी एनर्जी को हम अगर जमा कर लें या आप समझें, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, एक सिस्टम है, उसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करने जा रहे हैं, नए बॉन्ड बनेंगे, प्रोडक्ट बनते हुए, तो एनर्जीज का फर्क तो आएगा, यानी वहां पर बॉन्ड्स हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगली बात करते हैं, अगली बात हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी के एतबार से। काइनेटिक एनर्जी चूंकि मोशन की वजह से या कह लें हरकत की वजह से काम आती है या हरकत में काम आती है, तो हम कहते हैं कि आपके पास मोशन कहां पर है, केमिकल्स में मोशन कहां पर है। तो आपने तसव्वुर लेना है कि आपके पास दो एटम्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड है, ये मैंने स्प्रिंग की शक्ल में यहां पर दिखा दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये वाइब्रेशन हो रही है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ऐसा एटम है जो बिल्कुल आज़ाद है, अब यहां पर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा बल्कि ये मूव कर रहा है, सपोज कीजिए कहां पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कह लीजिए। हम दो तीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल में पढ़कर आए थे कि रैंडम मोशन होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे जो आपके पास मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट मॉलिक्यूल की सीधी है, चाहे ऊपर हो नीचे हो दाएं हो बाएं हो, इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है और जो इस वक्त एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है। और यहां पर अब एटम की तादाद बढ़ गई, सिस्टम थोड़ा पेचीदा हो गया। ये भी मॉलिक्यूल है, अगर आप हाइड ले लें हीलियम के, नियॉन के, वो आज़ाद ही रहते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन है, दो एटम ले लीजिए, कोई भी N2O2। अब क्या करेंगे, ये एटम आपस में इस तरह कर कर क्या करते हैं जी, वाइब्रेट। और ना सिर्फ वाइब्रेट करते हैं बल्कि ऐसे भी मूव करते हैं आगे, ठीक है ना। वापस चलते हैं भाई, चले गए। इसका मतलब है कि यहां दो किस्म की मूवमेंट्स हैं, एक तो वाइब्रेशनल मूवमेंट, तो कौन सी एनर्जी हुई यहां पर, वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल इधर या इधर भी मूव कर रहा है। अब सिस्टम को थोड़ा सा और पेचीदा कर देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि अब के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो से ज्यादा एटम्स हैं, तीन हैं, चार हैं। हमारी बुक में 4 एटम्स की एग्जांपल है, तो हम भी यहां पर 4 एटम्स ले लेते हैं और फिर दोबारा से मैं इनके दरमियान में दिखाने लगा हूं आपको बॉन्ड्स। अब आपने देखा स्प्रिंग लगाए हैं, इसका मतलब है कि वाइब्रेशंस तो है, ठीक है ना। ये वाइब्रेशन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, ये आप जो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे यानी मजीद केमिस्ट्री पढ़कर आगे जाएंगे तो फिर पता चलेगा सीजरिंग मोशन होती है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो पढ़ते हुए आपको सारी इनकी मोशंस के बारे में बताया भी जाता है कि रॉकिंग है, सीजरिंग है, ठीक है ना, बेंडिंग है, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि यहाँ पर मोशन चल रही है। अब ये वाली मोशन तो है ऐसे करके या ऐसे करके, ऊपर भी इसी तरह से, तो इसके अलावा ये वाली हरकत भी है, कौन सी वाली भाई, इस तरह से, यानी मॉलिक्यूल ऐसे भी घूम रहा है, रोटेशन भी आ गई। और ये मॉलिक्यूल जब हरकत करते हैं तो इस तरह से आगे भी जाते हैं, इस तरह आगे यानी दाएं बाएं,
ऊपर भी जा सकते हैं। तो तीनों किस्म की हरकत आपको देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, प्लस या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, और हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और रोटेशनल मोशन भी है, और इसी तरह से एनर्जीज भी आपके पास इसी तरह से वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल होंगी। कितना आसान सी बात थी। तो एक्चुअली मैंने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो जितना सिस्टम या हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स पर मुश्तमिल होगा, या हमारा कोई भी सिस्टम हम सोच लें, वो सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की जो टाइप्स हैं वो बढ़ जाएंगी। ये नहीं कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हो सकता है सिंपल सिस्टम में भी बहुत सी ज़्यादा एनर्जी हो और कॉम्प्लेक्स में कम। लेकिन बात यह है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये लिया जाए कि जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एटम्स के अंदर, यानी अकेले एटम्स होंगे तो एक ही, तो सारी जो एनर्जी है वो कौन सी है उसके अंदर? ट्रांसलेशनल। यहाँ पर वही एनर्जी दो अलग अलग किस्म की मोशन में तकसीम हो जाएगी, यहाँ पर तीन किस्म की मोशन में तकसीम हो जाएगी। तो इस तरह सिस्टम डिफरेंट होते रहते हैं। तो मैंने आपको समझाया अब तक कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में जांचना है तो फिर क्या होगा, आपको ये दोनों एनर्जीज जो कि इस तरह या इस तरह की हो सकती हैं को सबको एक दफ़ा देखना पड़ेगा, और इस तरह हमें समझ में आएगा कि क्या है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये थी बड़ी आसान सी बात। इसी तरीके से अगर आप डिफाइन करना चाहो टोटल इंटरनल एनर्जी को, तो आप कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये थी सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या होता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रा एक डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये डायग्राम क्या कहती है? ये ज़रा आसान सी है। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पर सिस्टम है जो कि एक बीकर में या मान लीजिए एक कंटेनर में बंद है। इस कंटेनर में गैस है। आपने इस कंटेनर को क्या कर लिया है? जोड़ दिया है आगे एक सिस्टम के साथ जिसके अंदर पिस्टन भी है। हाँ जी, देखें क्या करना है आपने जस्ट ये करना है कि यहां पर एक पिस्टन रखना है जो मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन है, अंदर मूव कर सकता है। अब ये सारे की सारी क्या है? ये हमारे पास गैस है। हम इस गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा हमें पता है भाई, गर्म करेंगे तो हरारत देने पर क्या होता है? गैसेस फैल जाती हैं। तो हमारी गैस भी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जब गैस फैल जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो पिस्टन है जो पहले यहां पर था, अब वो पिस्टन मूव कर कर आगे की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास दो किस्म के यहां पर पोजीशंस दिखा दी गई हैं पिस्टन की, और गैस भी जाहिर सी बात है फैल जाएगी। मैं फिलहाल दोनों पिस्टन दिखा रहा हूं ये दिखाने की खातिर कि आप सपोज करो कि यहां पर जो यहां से लेकर यहां तक पहले एक वॉल्यूम था, इसका नाम रख लें V1। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि वॉल्यूम फैल गया, यानी अब यहां से लेकर यहां तक आपके पास गैस फैल गई क्योंकि पिस्टन आगे जो मूव कर गया। तो इसका वॉल्यूम आपने रख लिया V2। अगर मैं आपसे कहूं कि चेंज कितना आया, कितना गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ, बढ़ा, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान सा है कि V2 में से V1 माइनस कर दो तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर गौर करो ये V2 है, इसमें से V1 निकाल दो तो बाकी ये वाला हिस्सा बचा। V2 में से V1 निकाल दिया तो बाकी ये वाला हिस्सा बचा। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूं कि ये जो हिस्सा आपके पास आया है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? ये है जी डेल V। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं था। ये आपके पास हमने क्या किया है जी, बंद किया हुआ सिस्टम को, ऊपर से गैस ना निकाल लीजिएगा। हाँ जी, अब क्या करना है?
अब करना ये है कि आपने कुछ जहन में रखनी है बातें मजीद। वो क्या कि देखो, हमारे पास जो दी जाने वाली यहां से एनर्जी थी, ये कहां मूव कर गई? सिस्टम के अंदर। अब ये एनर्जी दो काम करवा रही है। अगर मैं आपसे कहूं, जरा गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास पिस्टन को निकाल कर, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम। कल हमने जिक्र किया था कि जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें से हरारत निकलती भी है और जज्ब भी होती है। अब आपको लगता है हो से दोनों काम हो सकते हैं, एक वक्त में एक भी हो सकता है। अब देखो, हमारे इस वाले एग्जाम्पल में हमें लग रहा है कि हरारत, हीट अंदर दाखिल हुई है। अब ये हीट जो अंदर दाखिल हुई है, या कह लीजिए जो एनर्जी आपने दी है, वो अंदर क्या कर रही है? दो काम कर रही है। आप कह लें आपने से एनर्जी दी है, ये दो काम कर रही है। एक तो अगर आप थर्मामीटर लगाकर देखेंगे तो पहले की निस्बत अंदर ये रेड डॉट्स जो मैंने बनाए हैं, आप समझ लीजिए ये क्यू है। क्यू से मुराद ले लीजिए एनर्जी जो हीट की शक्ल में अंदर गई है। लेकिन जितनी एनर्जी हमने बाहर से अंदर दी थी, वो सारी की सारी क्यू की शक्ल में नहीं है। फिर कहां गई है? और देखें क्या किया उसने। असल में हुआ ये कि यहां से गैस ने पिस्टन के ऊपर क्या लगाया भाई? प्रेशर। यानी प्रेशर लग गया जी। ठीक है। और प्रेशर के लगने के बाद यहां से लेकर यहां तक का एक फासला भी कवर हो गया। आप इस फासले को एस से शो कर लो, डी से शो कर लो। हमारी किताब ने इसको शो किया हुआ है एस से। तो थोड़ा सा जरा इसको हम अपने पुराने नॉलेज के एतबार से, फिजिक्स के एतबार से अगर देखते हैं तो हमें समझ में क्या आएगा। देखें भाई, आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? आप कहेंगे कि हुआ ये कि गैस ने यहां से फोर्स लगाई। लो भाई, फोर्स लगाई, मल्टीप्लाई बाय, जिसके नतीजे में उसी सिमत में, सेम डायरेक्शन में फासला भी कवर हो गया एस। एफ क्रॉस एस इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स लगने के बाद फासला भी कवर हुआ, तो हम इसे कहते हैं वर्क। ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है नी? यानी जो मैंने अभी आंसर किया वो ये किया है कि जो एनर्जी आपने सिस्टम को दी है, उसने सिर्फ अंदर की हरारत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने वर्क भी करवाया है। यानी एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ टाइप ऑफ वर्क। अब अगर हमारा पिस्टन बाहर है, किससे बाहर है? सिस्टम से, तो हम कहेंगे सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम से बाहर जो आपके पास पिस्टन था वो मूव कर गया। कोई मसला ही नहीं है। अब देखो भी गौर से, यहां पर क्या करना है हमने? यहां पे हमने कुछ ये करना है कि अपनी केमिस्ट्री के एतबार से कुछ समझना है। भाई वो क्या, जो फोर्स है ना हमारे पास, फोर्स वो क्या है? वो गैस का है जी प्रेशर। F इज इक्वल टू प्रेशर, यानी फोर्स इज द प्रेशर। आसान कह लें या कह लें प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, पुरानी तारीफ। तो फोर्स को आप तस्वर कर लो कि ये प्रेशर है, मल्टीप्लाई बाय, और S को गौर से देखो तो S कितना है भाई? डेल V के बराबर। तो आप यहां लिख सकते हैं डेल V, और यहां वही W। अब आपको एक बात फिर समझ में आ गई। वो क्या? वो ये कि हमारे पास W यानी वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू P डेल V। इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यही बात आपको मैंने सिखानी थी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। ठीक है। अब यहां पर जो आपको अगली बातें समझ में आएंगी वो कुछ यूं होंगी कि जब सिस्टम काम करता है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है ना, हम यहां लिख देते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो क्या भाई,
ये कोई ख़ास बात है? हाँ जी, ये ख़ास बात है। और ख़ास बात ये है कि आप इस वर्क को नेगेटिव लोगे, ठीक है? और यूँ भी लिख सकते हो, ये W अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू P डेल V, यहाँ डाल लो माइनस, ये भी ठीक है। लेकिन W इज इक्वल टू P डेल V, P डेल V में क्या चीज माइनस हो सकती है? भाई प्रेशर तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना? वॉल्यूम माइनस हो सकता है। सपोज कीजिए हम, क्योंकि ये कर रहे हैं कैसे, V2 माइनस V1। अगर सोचो हमारे पास V2 और V1 को माइनस करने के बाद रकम माइनस से भी आ सकती है अगर V1 बड़ा हो, ठीक है ना? तो हम बाजों का ऐसे करते हैं, माइनस डेल V भी लिख देते हैं, यानी W के साथ माइनस लिखो या उधर लिखो, या फिर सिंपली ये प्लस है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस P डेल V। आपकी बुक में जो सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखी है वो ये वाली लिखी है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मेरा ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई नहीं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो, तो भाई ये देखो गौर से, अगर हम क्या करें, अभी भी ये तस्वर करें कि ये हिस्सा हमारे पास सिस्टम है और ये पिस्टन है। अब बाहर से आप एक प्रेशर लगाओ, ये पहले भी लगा हुआ था, ये एक्सटर्नल प्रेशर था, लेकिन अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो पिस्टन वापस मूव करेगा, और सिस्टम के मूव करने पर ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, करीब करीब आ जाएंगे और हमारे सिस्टम में एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और फैलाव कम है, तो मॉलिक्यूल करीब करीब होकर क्या करेंगे, इनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो हम यहाँ पर ये यानी मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर यहाँ पर हों तो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी की अलामत है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फिर आपको इस साइन को प्लस में लगाना पड़ेगा जो हमने पहले माइनस में लगाया है, लेकिन हमारी बुक आगे जाकर ज़्यादातर इसको माइनस में शो करेगी। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में बाज़ कंफ्यूजन होती है। आप समझो कि आपका जो पिस्टन है ना, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो फिर क्या होगा, फिर यही साइन नेगेटिव दोबारा हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ये है, सिस्टम ने काम किया, इस पे कुछ काम आया या इसमें एनर्जी आ गई, तो हमने बोला कि भाई सिस्टम ने काम किया, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिस्टम को क्या तस्वर कर रहे हो या सिस्टम को कैसे तस्वर कर रहे हो, कौन सा आपका सिस्टम है, उसी के एतबार से वर्क डन भी काउंट होता है। तो अब आपने एक बात और सीखी नई, और वो क्या, वो ये कि एक आपके पास है Q, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ Q, और दूसरी जो चीज आपके पास है ये दैट इज वर्क डन। तो जो हीट का ट्रांसफर होना होता है किसी सिस्टम से, या एनर्जी का जो ट्रांसफर होना होता है सिस्टम से, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पर चाय का कप था, वो बाद में ठंडा हो गया, शुरू में गर्म था, इसका मतलब है उसमें से हीट या एनर्जी हीट की शक्ल में निकल गई। लेकिन इस तरह के सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, ना सिर्फ एज अ हीट क्यों, बल्कि इसके साथ साथ वर्क डन भी। तो सिस्टम से दो चीजें क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं, जा भी सकती है और आ भी, क्या, हीट एंड सेकंड इज वर्क। जैसे बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है, आप खाना खाते हो, फिर आप चलते फिरते भागते दौड़ते हो, फिर आपको भूख लग जाती है। अब कहते हैं ये क्या भाई, मैं भूख क्यों लग गई? अच्छा, आप चलते फिरते भागते दौड़ते नहीं, आप सो जाएं खाना खा के, 20 बार भूख लग जाएगी और सर्दियों में ज़्यादा लग जाएगी। अब कहते हैं ये क्यों, हम तो भागे दौड़े भी नहीं अब। तो बात ये है कि जो आप भागते दौड़ते हो, जो एनर्जी आप खाने की शक्ल में लेते हो, वो भाग दौड़ने में इस्तेमाल होती है। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई, वर्क डन कर लिया। लेकिन कुछ नहीं किया, रात को सोए से उठ के भूख लग गई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करना ज़रूरी है। तो स्पेशली सर्दियों में चूंकि बाहर सर्दी होती है, ठंड होती है, टेम्परेचर लो होता है, तो आपकी बॉडी की हरारत बाहर निकल जाती है। तो जो आपने खाना खाया होता है वो दोबारा से क्या होता है, टूटता है, नए बॉन्ड्स यानी
जो आपके पास फूड है उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और टूटने पर एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी हमारी बॉडी एज अ हीट इस्तेमाल करती है और बॉडी का टेम्परेचर फिर रेगुलेट करती है। इस तरह रेगुलेशन करते करते सारी जो हमारे पास खुराक होती है वो क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। तो हमने देखा जब हमने वर्क नहीं किया फिर भी हमारी समय एनर्जी इस्तेमाल हुई बतौर हीट, और जब हम भागे दौड़े तो बतौर हीट भी इस्तेमाल हुई और वर्क डन भी। इसलिए जब आप खाते पीते हो और उसके साथ दौड़ते भागते हो तो जल्दी खाना हजम हो जाता है बनिस्बत सोने के। और इसी तरह सर्दियों में ज़्यादा हरारत दरकार होती है तो इसलिए ज़्यादा जल्दी भूख भी लग जाती है, खाना ख़त्म हो जाता है। तो यही चीज़ आपको समझाई जा रही है कि आप अगर एक सिस्टम तस्वर करें अपने आप को या इस जगह को, तो जो तबादला होता है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान वो सिर्फ और सिर्फ हरारत की शक्ल में ही नहीं बल्कि वर्क डन की शक्ल में भी होता है। तो ये था थोड़ा सा यानी आपको हमारे पास डिस्कशन या बहस और किस बात पर कि क्या होता है जी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे और सीखेंगे कि भाई इनका क्या फ़ायदा है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो हमारे पास है कि डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी और बल्कि क्यू वी और डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये कैसे साबित करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर हम आगे जाकर सीखते हैं।